नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से IIT और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी 2 क्लास 9th एंड 11th, GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी 2 क्लासेज 9th एंड 11th, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी 2 9th एंड 11th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। आजमगढ़ सहित देश और प्रदेश के कई स्थानों में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके पीड़ित से पैसे निकलवा लिए जाते हैं। आजकल जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी है, हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक आई है, जिससे लोगों को बहुत सहूलियत भी हुई है, तो वहीं अपराधियों को भी इस तकनीक से अपराधों को अंजाम देने में फायदा हुआ है। अब अपराधी कहीं दूर बैठे भी किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड के बारे में कम जानकारी है, उन लोगों को साइबर अपराधी अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। इसी फ्रॉड का एक नया तरीका है डिजिटल अरेस्ट। कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। यह एक फ्रॉड करने का तरीका है जो साइबर ठग अपनाते हैं। इसका सीधा मतलब होता है ब्लैकमेलिंग से, यानी इसके जरिए ठग अपने टारगेट को ब्लैकमेल करता है। डिजिटल अरेस्ट में कोई आपको वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल के जरिए घर में बंधक बना लेता है। वह आप पर हर वक्त नजर रख रहा होता है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ठग कोई सरकारी एजेंसी के अफसर या पुलिस अफसर बनाकर आपको कॉल करते हैं। वह आपको कहते हैं कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी गतिविधि के लिए हुआ है। आपका बेटा, भाई, पति या पत्नी मुसीबत में है। इस मामले पर जानकारी देते हुए SP ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट एक नए तरीके का अपराध है, जिसमें किसी व्यक्ति को फोन कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि उसका रिश्तेदार या उसका बेटा, कोई पति पत्नी घायल हो गए हैं अथवा उनके साथ कोई घटना हो गई है, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ऐसे करके उनको कई घंटे तक फोन पर उलझाए रखते हैं और अंत में कहते हैं कि मेरे खाते में पैसा डाल दो, आपके बेटे के लिए इलाज की आवश्यकता है या आपके बेटे या पत्नी को छोड़ने के लिए आवश्यकता है। इसमें कई घंटे तक उस व्यक्ति पर नजर रखी जाती है। फोन कॉल से हटने नहीं दिया जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति अपने रिश्तेदार से संपर्क नहीं कर पाता है। इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अगर इस तरह की कॉल उनके मोबाइल पर आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे पुलिस से संपर्क करें, डायल 112 पर सूचना दें या थाने पर संपर्क कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक नए तरीके का साइबर अपराध है, जिसमें किसी व्यक्ति को फ़ोन कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसका कोई रिश्तेदार, जैसे उसका बेटा, उसका कोई पति पत्नी घायल हो गए हैं अथवा उनके साथ कोई घटना हो गई है या उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ऐसे करके उनको कई घंटे तक फ़ोन पर उलझाए रखते हैं और अंत में उनसे कहते हैं कि आप इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दो, आपके बेटे के इलाज के लिए आवश्यकता है या आपको बेटे के पत्नी के लिए छोड़ने के लिए, पति को छोड़ने के लिए आवश्यकता है। इसमें कई घंटे तक उस व्यक्ति पर नज़र रखी जाती है, फ़ोन कॉल से हटने नहीं दिया जाता है, जिससे वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने रिश्तेदार से संपर्क नहीं कर पाता है। इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि आपको हटने नहीं दिया जाता है और आपको सच्चाई की जानकारी नहीं हो पाती है। इसी क्रम में फिर आपसे
आपका फाइनेंशियल डिटेल लेकर के उससे पैसा निकाल लिया जाता है, आपसे खुद ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। जब आपको छोड़ा जाता है तो आपको पता चलता है कि आपके रिश्तेदार या आपके जो संबंधी हैं उसको कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है और आपके साथ धोखाधड़ी हुई। तो ऐसे में कभी-कभी पुलिस स्टेशन टाइप का सेटअप बना दिया जाता है, कभी-कभी फर्जी पुलिस अधिकारी बन करके वर्दी पहन करके भी ऐसा काम कर सकते हैं। कस्टम ऑफिसर बन के काम कर सकते हैं, कहते हैं पार्सल जा रहा है, पार्सल में फेक पासपोर्ट है, फेक ड्रग है और उसमें आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए आपको जो है छुड़वाने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। ऐसे में आपकी पुलिस सेवाएं आपके साथ हरदम हैं। आप 112 नंबर पर डायल कर सकते हैं तत्काल। जैसे ही आपको कोई इस तरह की सूचना मिले तो उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वास्तव में आपके बेटे, आपके रिश्तेदार के साथ कोई ऐसी घटना हुई है कि नहीं हुई है, जिससे आपको सच्चाई का पता चले और आप उससे बचाव कर सकें। इसमें 1930 हेल्पलाइन नंबर चलती है साइबर क्राइम की, उससे भी फ़ोन कर सकते हैं। तत्काल 112 पे पुलिस बुला सकते हैं। जैसे ही सही पुलिस वाले आएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड अधिकारी अगर है तो वो तुरंत भाग जाएगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार व दैनिक देवव्रत समाचार पत्र के संपादक विजय यादव ने बताया कि 2 दिन पहले उनके पास भी इस तरह की कॉल आई थी, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बनकर व्यक्ति मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने सख्ती से बात की तो कॉल करने वाले ने कॉल काट दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कॉल आने पर कोशिश करें कि कॉल ना उठाएं। अगर कॉल उठ गई है तो सामने वाले से सख्त लहजे में बात करें, जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, अन्यथा उनके झांसे में आएंगे तो परिणाम भुगतना पड़ सकता है। 2 दिन पहले मेरे मोबाइल पर एक नंबर डिस्प्ले हुआ तो वह दिखाई दिया कि यह पाकिस्तान का नंबर है और उस पर डीपी एक पुलिस अधिकारी की लगी हुई थी। मैंने उठा लिया। यह व्हाट्सएप कॉल थी। पहले ही उसने कहा कि मैं कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो। क्योंकि मुझको लग गया था ये फ्रॉड कॉल है। मैंने कहा कि तुम्हारी अभी कोई कॉल नहीं आई थी, अभी ये पहली कॉल आ रही है, मैं उठा रहा हूँ। तो उसने मेरा नाम पूछा। उसको खुद मेरा नाम नहीं मालूम था, उसके बगल में कोई था जो बता रहा था उसको। वो चूँकि आवाज़ मुझको आ गई तो मैंने कहा कि ये तुम्हारे बगल में कौन बोल रहा है। अभी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर भी वो हरदम में लेने के लिए लगा कहने कि तुम्हारे नाम से FIR है, CBI से मैं बोल रहा हूँ और ये वो है। मैंने कहा ठीक है, FIR है तो तुम कार्रवाई करो। तो थोड़ा वो कुछ और उग्र हुआ। मैंने कहा नहीं, तुमको अगर कोई FIR है तो कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है तुमको, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर उसने कुछ और कुछ कहा, उसका मैंने जवाब दिया, लेकिन उसको लग गया कि ये ग्राहक फंसने वाला नहीं है। फिर वो गाली गलौज पर उतर आया। तो क्या लोगों से अपील है, जैसे कि लोग बहुत शिकार हो रहे हैं? हाँ, शिकार हो रहे हैं। आजकल इस तरह की कॉल सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोगों को आ रही है। इस तरह की कॉल अगर आती है या तो अटेंड न करें, और अगर अटेंड करें तो बोल्डली जवाब दें ऐसे लोगों का। क्योंकि अगर उनके हरदम में आ गए, तमाम सुनने को मिल रहा है किसी के लड़के का अपहरण के लिए कहते हैं, किसी को जान से मारने के लिए कहते हैं, तमाम अखबारों में भी न्यूज़ देखने को मिली है। तो ये इनके झांसे में ना आए। अगर वो कुछ कहते हैं तो सीधे कहें, क्योंकि CBI कोई FIR दर्ज करती ही नहीं है, वो जिला पुलिस करेगी। जिला पुलिस इतनी खलिहर नहीं है कि छोटे मोटे अपराध के लिए CBI उसको ट्रांसफ़र कर दे केस और इस तरह से। तो चूँकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो हरदम में उन सबों पे आ जाते हैं, उनके हरदम में ना आए। आजमगढ़ जिले में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके पीड़ित से पैसे निकलवा लिए गए। बुधवार को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के टेकमलपुर गांव निवासी मोतीलाल जब ऐसा ही एक मामला लेकर SP ऑफिस पहुंचे।
उन्होंने शिकायती पत्र सौंपकर गंभीरपुर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मोतीलाल ने बताया कि मेरा लड़का अनंत यादव ओमान में रहता है। 6 मार्च को मेरे मोबाइल पर फोन आया। बात करने वाले ने खुद को सीआईडी में होने की बात कही। उसने पूछा कि आपके लड़के का नाम अनंत है और ओमान में रहता है। उसे कुछ लोगों ने मारा पीटा है। हमने उसे एम्बेसी में छिपा कर रखा है। बाहर मीडिया वाले खड़े हैं। अगर वह उनकी नजर में आया तो उसे 25 साल की सजा हो सकती है। उन लोगों ने कहा कि अगर बच्चे को छुड़वाना है तो फाइन के तौर पर कुछ पैसे एक अकाउंट में जमा करने होंगे। विश्वास के तौर पर तुम्हारे बेटे से बात कराता हूँ। इसके बाद उन्होंने किसी से मेरी बात कराई जिसकी आवाज बिल्कुल मेरे बेटे के समान थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास आधे घंटे से अधिक का समय नहीं है। फोन तब तक काटना मत जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं कर देते। इसके बाद मेरे द्वारा उनके दिए अकाउंट में 2,20,000 रुपए चेक से स्थानांतरित कर दिए गए। कुछ देर बाद जब बेटे से बात हुई तो उसने बताया कि वह पूरी तरह से ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तब जाकर पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। तब वह रानी की सराय स्थित साइबर थाना पहुंचा, जहां खाते को बंद किया गया, लेकिन तब तक वह 1 लाख रुपए निकाल चुका था। वहीं रानी की सराय थाने में मुकदमा के लिए तहरीर दी, फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मोतीलाल यादव ने एसपी से उक्त मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरौली तिराहे के समीप एचबी इंटरप्राइजेज के नाम से इलेक्ट्रिक व अन्य घरेलू उपयोग में आने वाले सामान की दुकान में मंगलवार रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक लोगों को पता चलता तब तक बंद दुकान में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देर रात को राउंड लगा रही पुलिस की गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों ने जब दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा तब दुकान के मालिक को सूचना दी। दुकान के मालिक सिधारी थाना के मुसेपुर निवासी विजेंद्र कुमार यादव मौके पर पहुंचे। किसी प्रकार से शटर का ताला खोला गया तो अंदर सभी सामान धू धू का जल रहा था। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर आग बुझाती तब तक ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। जो बचा भी था वह भी आग की चपेट में आकर बेकार हो चुका था। पीड़ित दुकानदार के अनुसार करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसके यहाँ इलेक्ट्रिक सामान के साथ ही कूलर, गीजर, इन्वर्टर, बैटरी, आरओ सिस्टम के अलावा अन्य घरेलू उपयोग के सामान की थोक व फुटकर की दुकान थी। सुनते हैं पीड़ित दुकानदार ने क्या जानकारी दी। हमारा नरौली पे स्थित है और तिरंगा चौराहे के पास में, और ये रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हो गया था। कैसे पता चला आपको? एक वो जो राउंड पे पुलिस वाले लोग होते हैं सर लोग, उन्होंने ही फ़ोन करके हमको बताया कि आपको दुकान से धुआं निकल रहा है, लग रहा है आग लग गया है। तब हम लोगों को पता लगा और हम लोग भाग के जल्दी से आए। कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? सर तकरीबन 25-30 लाख का आराम। तो मौके फायर ब्रिगेड भी आए थे? जी सर आया था, और पुलिस को लोग भी थे, फायर ब्रिगेड के लोग भी थे। पूरा जो आग था वो बंद करके पूरा सही करके तब चले गए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संपन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा बुधवार को संयुक्त रूप से थाना मुबारकपुर एवं कोतवाली आजमगढ़ में सभासद, जनप्रतिनिधिगण एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान को कुशलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने की कार्यवाही अभी भी चल रही है। सभी वोटर संबंधित बूथ अथवा ऑनलाइन वोटर लिस्ट में अपना नाम देख लें और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वे ऑनलाइन अथवा बीएलओ के माध्यम से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी एपिक कार्ड के लिए आवेदन किए गए हैं
जिनका एपिक कार्ड बनता जा रहा है, उनका कार्ड डाक के माध्यम से बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए एपिक कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है, केवल आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आप कोई भी फोटो आईडी लेकर अपना वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद का पोल परसेंट राज्य के पोल परसेंट से कम है। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से होती है जब ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों, सभासदों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपील किया कि आप सभी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रयास करें कि आपका जो भी क्षेत्र है वहां के अधिक से अधिक संख्या में लोग 25 मई को मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे हमारे जनपद को वोटिंग प्रतिशत और बेहतर हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता जनपद में लागू है, इसका पालन अवश्य करें। राजनैतिक कार्यक्रमों से संबंधित कोई भी आयोजन बिना अनुमति न हो एवं अन्य त्योहारों के दृष्टिगत किसी नई परंपरा की शुरुआत न करें। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अपील किया कि यदि किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार करें, यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति की संपत्ति पर अपना प्रचार सामग्री लगा रहे हैं तो उस व्यक्ति से अनुमति अवश्य ले लें एवं किसी भी सरकारी भवनों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री न लगाएं, इसकी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से कई आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया है। इसी प्रकार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को भी आप सभी लोगों के सहयोग से शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि सभी व्यक्तियों को अपना अधिकार है कि वह स्वतंत्र रूप से जिसको भी चाहे उसको अपना वोट दे सकता है। यदि उसके अधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा समस्या उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले बार इस विधानसभा में फर्जी आधार कार्ड के जरिए वोटिंग करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया था, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार ऐसे प्रकरण में आवश्यकता पड़ने पर NSA के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान एक पवित्र कार्यक्रम है, इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न या फर्जी वोटिंग का कोई भी प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि जो गांव ऐसे हैं जहां निर्वाचन में पहले भी कोई समस्या आई है या आपसी रंजिश में झगड़े फसाद हुए हैं, उसके बारे में आप हमें व्यक्तिगत रूप से मोबाइल नंबर के माध्यम से या 112 पर कॉल करते बता सकते हैं, जिससे समय रहते उस प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। यदि किसी ग्राम में कोई समस्या है तो हमारी टीम उस ग्राम में जाएगी और उस ग्राम के लोगों के साथ बैठक करेगी और समस्या का समाधान वहीं कराया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप लोग हमें बनाएं कि पहले कहां समस्या हुई है या कहां समस्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अवैध शराब, आपराधिक गतिविधि, प्रलोभन देना, पैसे बांटना, किसी अन्य प्रकार की सामग्री बांटने आदि से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत हेतु चुनाव पुलिस मित्र हेल्पलाइन नंबर 0546229753 पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। इसके पश्चात जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा जूनियर हाई स्कूल अमिलो मुबारकपुर में बनाए गए बूथ का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बूथ पर रैंप, शौचालय, बिजली, पानी, विद्यालय की बाउंड्री वॉल, दरवाजे, खिड़कियां एवं गर्मी को देखते हुए मतदाताओं के लिए छाया एवं शुद्ध शीतल पेयजल आदि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर, खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, कोतवाल, थानाध्यक्ष तथा क्षेत्र के ग्राम प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे। डीएम साहब के द्वारा और मेरे द्वारा विधानसभा वार एक एक थाने पे जाके और वहाँ पे सबसे पहले जो वहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे वार्ता, एक मतदाता के लिए जो अधिकार हैं उसके उनके बारे में जागरूकता, उसके साथ साथ जो आचार संहिता के प्रावधान हैं उसके बारे में जागरूकता, और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से चुनाव को और अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से
और हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, इसके संबंध में भी सुझाव पब्लिक से लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ विभागीय समीक्षा भी की जा रही है। जो एसडीएम साहब और उनके कर्मचारी हैं प्लस जो पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ बैठ के भी समीक्षा की गई है कि क्या क्या कार्रवाइयाँ अब तक की गई हैं। इसमें मुख्य हमारा जो फोकस है वो जो आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनके विरुद्ध गुंडा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, उनको भारी धनराशि से पाबंद कराया जाना, उसके साथ साथ जो आचार संहिता के प्रावधान हैं उनका अनुपालन कराया जाना, अगर नहीं हो रहा है तो उसके संबंध में अधिक कार्रवाई सुनिश्चित करना, और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनका चिन्हीकरण करना। उसमें हम लोग लगातार जो वल्नरेबिलिटी है, जहाँ पे भी ऐसा है कि कुछ लोग प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना, इस संबंध में सभी पूरी समीक्षाएं की गई हैं और निष्पक्ष और अच्छे तरीके से चुनाव कराने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को और कर्मचारियों को भी ब्रीफ किया गया है। आजमगढ़ जिले में आधुनिक पत्रकारिता के जन्मदाता रहे हिंदी दैनिक देवव्रत के संस्थापक ठाकुर प्रसाद यादव की 6वीं पुण्यतिथि संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। हिंदी दैनिक देवव्रत के प्रधान संपादक विजय कुमार यादव के नेतृत्व में बुधवार को शहीद द्वार स्थित कार्यालय में उनके चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि आजमगढ़ शहर से सटे बुदैठा गांव में कृषक जगधर प्रसाद के यहां 1932 में पुत्र के रूप जन्म लेने वाले ठाकुर प्रसाद यादव ने जनपद में आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत की। उन्होंने 1966 में पूर्व सीएम व राज्यपाल रामनरेश यादव के साथ क्रांति दूत नामक पत्र से पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। अपनी दमदार लेखनी से जल्द ही क्रांति दूत चर्चा में आ गया और तत्कालीन सत्ता की आंखों में खटकने लगा और उस अखबार को बंद करना पड़ गया। लेकिन उनके पत्रकार मन ने हार नहीं मानी और पुनः ठाकुर प्रसाद यादव ने 1972 में साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हिंदी देवव्रत की स्थापना की। अपनी धारदार लेखनी से पाठकों के दिलों में अनोखी छाप छोड़ी और 6 साल बाद 8 नवंबर 1978 में साप्ताहिक देवव्रत का विस्तार करते हुए इसे दैनिक समाचार पत्र में बदल दिया। तब से यह समाचार पत्र संसाधनों के अभावों के बावजूद अपनी निरंतरता बनाए रखा। आज यह समाचार पत्र देश की राजधानी दिल्ली, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, सोनभद्र, शक्तिनगढ़ आदि जनपदों में अपनी बेबाक पत्रकारिता के चलते तेजी से पाठकों की संख्या बढ़ा रहा है। इस अवसर पर आनंद उपाध्याय, रामदरस यादव, नागेंद्र सिंह, संदीप उपाध्याय, देवव्रत श्रीवास्तव, सचिन श्रीवास्तव, खुर्रम आलम नोमानी, विशाल यादव, गौरव श्रीवास्तव, कयामुद्दीन, रतन प्रकाश त्रिपाठी, गुड्डू पंत, वेद प्रकाश सिंह लल्ला, उदय राज शर्मा, विभाष सिन्हा, हेमेंद्र सिंह हीरू, ज्ञानेंद्र कुमार, रामस्कल यादव, अनुराग यादव, शीतला त्रिपाठी, राजेश यादव, विवेक गुप्ता, प्रदीप यादव, सोनू सेठ, विकास गुप्ता, शमशाद अहमद सहित तमाम लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 6वीं पुण्यतिथि है 2018 को, 3 अप्रैल 2018 को आपका देहावसान हुआ। आपने 1972 में देवव्रत साप्ताहिक अखबार शुरू किया था। फिर 1978 में इसको दैनिक का रूप दिया। तब से ये लगातार निकल रहा है और उन्होंने काफ़ी संघर्ष से, जब मैनुअल सब कुछ था, इस प्रेस की स्थापना की। जब इस समाज से मेरा मतलब यह है कि जब कम आय वाले लोग समाचार पत्र या इस तरह के बारे में सोच नहीं सकते थे, तब उनकी सोच यह थी और उन्होंने इसको शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा और किस तरह से उन्होंने स्थापित किया है। और आज वो फल फूल रहा है। फिलहाल तो मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
भैया अखबार से कारवां डिजिटल पे भी हो गया है, तो कितना उस समय से इस समय में कितना परिवर्तन आया है? अब तो बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि वह दौर था जब अखबार निकालने के बारे में सोचना और संसाधन एकदम नहीं थे, बहुत दिक्कत होती थी। अब तो तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं, संसाधन तो बहुत आ गए हैं। अब मनी की दिक्कत आती है, अगर मनी आपके पास है तो संसाधन की कोई कमी नहीं है। अहरौला थाना क्षेत्र के अरूषा गांव में हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार को वायरल हो गया। जानकारी होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं घायलों का मेडिकल कराकर मुकदमे की धारा में बढ़ोतरी कर कार्रवाई की तैयारी है। अरूषा गांव की वायरल वीडियो में एक मिक्सिंग मशीन चल रहे हैं। उसी के बगल में ही एक व्यक्ति द्वारा फावड़े से बांस से की घेराबंदी को तोड़ा जा रहा है। उसके द्वारा जमीन में गड़े बांस को उखाड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी वीडियो में एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, जिससे काफी गाली गलौज होती है। इसके बाद मारपीट हो जाती है। इस मारपीट में कई लोग घायल होते हैं। इस घटना के बाद एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि मुकदमा हो गया है। घायलों का मेडिकल मुआयना किया जा रहा है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेडिकल के बाद धारा में वृद्धि कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरसीसी का मामला है हमारी चाची का, तो आरसीसी जो लेखपाल एक शिनाख्त करके गए थे, उसके बाद वहाँ से बढ़ा के प्रधान जी ग्राम प्रधान तिवत बना रहे थे, तो चाची ने हमारा विरोध किया तो इसके बाद वो सब मारपीट के उतर आए। उसी समय हम यूरो बैग लेके हमारी दादी को खालिश मारिए, पेशाब वाली नहीं लेके पहुँचे। हम जैसे पहुँचे तुरंत हमारे ऊपर गांव के लोग सारे लोग मिलके प्रधान के समर्थक थे, प्रधान के उकसावे में आकर हमारे ऊपर अटैक कर दिए। कौन लोग थे? और उसमें एक राजेश था जो सबसे पहले हाथ छोड़ा, उसका लड़का गुलशन था, चंद्रेश था, विशाल था चंद्रेश और कुछ लोगों का नाम थे, बहुत लोग नाम नहीं याद आ रहा है। थाने पे गए थे? थाने पे एफआईआर नहीं ले रहे थे। इसके बाद मैंने कोशिश किया, काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ एफआईआर लिए, फिर लिखे, फिर इसके बाद पैसे की डिमांड करने लगे। पैसे की डिमांड इसके बाद मैंने सीओ को फ़ोन किया बुरहानपुर, सीओ साहब से अपनी बात बताई। सीओ साहब तुरंत एसओ साहब को वो मैसेज डाले। इसके बाद एसओ साहब हमको बुलाएं कि आपसे कौन पैसा मांग रहा था। मैंने बताया एक होमगार्ड था, वो मुझको ले गया था, और जो वहाँ मुंशी बैठा था वो उसके इशारे पर पैसा मांग रहा था। तब हमारा एफआईआर किसी तरीके से पैसा मांग रहा था। एक था राजेंद्र प्रसाद होमगार्ड था, वो पैसा मांग रहा था। फिर इसके बाद हमने गया हॉस्पिटल में लेके गया, जो कंपाउंडर था डॉक्टर के यहाँ लेके जाने के लिए बोला पैसे दो। हमने बोला हम पैसे नहीं हमारे पास, हम बेरोजगार हैं, हम पीड़ित हैं, हम किस लिए पैसे दे। फिर डॉक्टर साहब जब जो मेडिकल किए वो बोले कि कोई पैसा वैसा मांग रहा था, हम बोले नहीं। इसके बाद अभी तक ना पुलिस गई है, ना कोई कार्यवाही की है, ना उन लोगों को थाने पे बुलाई। वो सब अभी भी धमकी गाली दे रहे हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम लोग काफ़ी दहशत में जी रहे हैं। एफआईआर हुआ कि नहीं? एफआईआर हो गया है। हम लोग काफ़ी दहशत में जी रहे हैं इस समय। हमारी चाची का परिवार डरा हुआ, पूरी गांव एक तरफ है, चाची केवल अकेली हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए यहाँ आए हैं सर के यहाँ। जिलाधिकारी आश्वासन दिया आपको? हाँ, आश्वासन मिला है कि आपके जो है उचित कार्यवाही की जाएगी, यही आश्वासन मिला है। देखिए, कल थाना अहरौला पर ग्राम अरूषा के संबंध में एक वीडियो संज्ञान में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और आपस में मारपीट जैसी घटना कारित कर रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए अहरौला थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 134 दर्ज किया जा चुका है, जिसमें विवेचना चल रही है और जो जिसमें मजरूब हैं उनको मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के आधार पर जो भी धाराएं बढ़ोतरी होंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी वर्तमान में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेडिकल के आधार पर गाढ़ा बढ़ोतरी करके गिरफ्तारी की जाएगी। बढ़ती बेरोजगारी के बीच रोजगार का लालीपाप थमाकर तमाम संगठन गरीबों को चूना लगाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला उस समय प्रकाश में आया जब कलेक्ट्रेट पहुंच पलहनी क्षेत्र की महिलाओं ने सुहाग सेवा समिति की कलई खोली। उन्होंने समिति के सदस्य कमलेश पाल की घेराबंदी कर फ्रॉड की शिकायत की।
समिति से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि समिति ने 15,000 रुपए लेकर सभी की ज्वाइनिंग कराई और उन्हें अपने नीचे समूह की अन्य महिलाओं को जोड़ने के लिए कहा। 3 महीने बाद मानदेय का आश्वासन दिया और बताया कि यह ऐसी स्कीम में है जिसमें बच्चियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। जितनी आईडी लगेगी उतना मुनाफा होगा। ज्वाइनिंग के कई महीने बाद भी जब महिलाओं को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने विरोध में मोर्चा खोल दिया। चारों तरफ से खुद को घिरते देख समिति के सदस्य ने महिलाओं के सदस्यता शुल्क को वापस करने की बात कही। सर 3 महीने के आगे से हम पैसा लगा दिए हैं सर, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, 1 रुपया पैसा नहीं मिला, इतने लोग को नीचे के लिए जोड़ दिए हैं तो वो लोग हमारा ही हमसे ही मांगेंगे पैसा। बताइए हम कहाँ से देंगे? आप क्या महीना काम किया आप लोगों? हमारा 3 महीना से बेसी हो गया। जिस दिन से पैसा ना सूदी रुपया ले मेरी मम्मी दी है, उस दिन का भी टाइम फिक्स है, जो इस आदमी से ले वो भी जानता है कि कितने 3 महीना से बेसी हुआ है। आईडी भी लगवाए हैं उसके बाद भी 15,000 के। क्या चाहती है आप लोग? हमारा पैसा दिलवा दीजिए। हम जब इसका विश्वास है नहीं, कुरूप है नहीं है तो हम नौकरी किस वापस करें? बताइए किस संस्था के नाम से हम इस पे नौकरी करें? इस पे सर यही है कि हम लोग को कोई साबूतें नहीं दिखाई दे रही है, ऑफिस कोई मालूम नहीं दे रही है, तो क्या हम लोग काम करेंगे? क्या काम कर रहे थे आप? सर यही काम तो कर रहे थे, स्वास्थ्य समिति सेवा। घर क्या करने आप लोगों? यही कि अपने जन्म से लेकर 18 वर्ष तक फार्म भरवा लीजिए, आपके बच्चे की शादी के लिए अनुदान मिलेगा सरकार की ओर से। जब ये कार्ड बनेगा तभी मिलेगा। बोला है कि फंसाने वाला काम है हम नहीं करेंगे। जिस द्वार पे जाते हैं यही बात कहता है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। जनरेटर लाइट पर इतना सरकार पागल लिया कि तो के संस्था चलौले कितनी देत है। मामला ये है कि मतलब ये सर मिले थे हम लोग से, ठीक है, तो बता रहे थे कि समूह जैसे गांव में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। हम कहे ठीक है, कैसे कितना पैसा वैसा लग रहा है, तो बता रहे थे कि मतलब किसी का 15,000 किसी का 6,000 और जो ग्राम सचिव थी उनका 1,000 रुपये लग रहा था। ऐसे करके पैसा लिए और 3 महीने के बाद बता रहे थे सैलरी भी मिलेगी आप लोग को, ठीक है, लड़कियों को शादी विवाह कराने का यही सिस्टम बताए थे सर। तो हम अपने जितने हमारे ग्रुप की महिला थी सबको हम यही बताए थे। तो सर अब ये सर बताएंगे ना कि सिस्टम है कहाँ। हम इन्होंने जो बताया हमने अपने ग्रुप में अपनी महिलाओं को बताए और ऐसे से सभी लोग पैसा लगाएं। कोई ऑफिस भी है? ऑफिस है इनका? सर अभी तक तो ऑफिस नहीं है, ऑफिस खुलने वाली थी, शुक्रवार को खुलने वाली है ऑफिस। मामला ये सदस्यता शुल्क आप लोग दिए थे तो इन लोगों कहा कि हमारा सदस्यता शुल्क वापस कर दीजिए, ठीक सर। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, आप लोगों का सदस्यता शुल्क वापस हो जाएगा। कितना लिए थे? जैसे इसमें 3 लोगों से 15,000 रुपये लिए थे और बाकी 1,000 रुपये सदस्यता शुल्क था, जिसमें ड्रेस मिलता था। प्रचार प्रसार के लिए गांव में जाएं, ड्रेस पहन के जाएं। एक गांव में एक महिला नियुक्त करते थे, उसमें वो गांव में अपनी जाके जो बच्चियों से जन्म से लेकर जितनी भी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, समझाएंगे, इसके लिए ये प्रावधान था। बाकी पहले कुछ 2-4 लोगों से लिया गया था तो अब सदस्यता शुल्क नहीं लेना था। ऐसा हो गया कि अब सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा, बाकी ऐसे लोगों को प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो जिनका लिया गया है उनको नहीं, हाँ, वेतन का मतलब जैसे इन लोगों को मानदेय का प्रावधान था कि जो एनजीओ ग्रो करेगी तो मानदेय आप लोगों को प्रचार प्रसार जो भी रहेगा। अभी तो मानदेय 1,000 था सर, गांव में जो थे 1,000 मानदेय था। अभी तो सर अभी तो कि इनका 1 हफ्ते पहले इन्होंने दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई पहले से दिया है। जैसे एक आप हैं 3 महीने से हैं तो प्रोसेस में था वर्क जी। इसके अंडर में आता है आपका स्वास्थ्य विभाग के अंदर में? नहीं सर, एनजीओ है सर जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है सर। कहते हैं कि आग दोस्त भी है दुश्मन भी, और उसके दुश्मन का रूप बुधवार को तब दिखा जब गरीब परिवारों का उसने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। जी हाँ, जनपद आजमगढ़ में महाराजगंज ब्लॉक के 2 गांवों में आग लगने से कुल 9 मंडई जलकर राख हो गई और मंडई में रखे गृहस्थी के सारे सामान जलकर स्वाहा हो गया। जहां तेज हवाओं के बीच मंडियों से उठ रही ऊंची ऊंची लपटों के सामने ग्रामीण छाती पीटने रोने बिलखने से ज्यादा कुछ नहीं कर सके। वहीं दोनों घटनाओं में 3 घरेलू सिलेंडर भी रहे जिन्हें किसी तरह बाहर निकालकर बुझाया गया। हालांकि इस पूरे घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
आपको बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में जहां खाना बनाते समय एक मंडई में आग लगी, जिसने आसपास के अन्य 3 मंडई को अपने चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस आग में लगभग 50,000 के गृहस्थी के सामान के नुकसान की आशंका जताई गई है। दूसरी घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के ही देवारा में नेतानगरी नई बस्ती की है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 6 मंडियां जल गईं, जिसमें करीब 2.5 लाख से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई गई है। बताया गया कि मौके पर फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus,
separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.